हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम बात करेंगे देयर इज़ नो नीड टू के बारे में। ये बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जो कि अक्सर हमारे इंग्लिश के बोलचाल में यूज़ होता है और इसलिए हम देखेंगे कि इसका यूज़ कहाँ कब और कैसे किया जाता है। एंड दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी नैना दुबे। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो लेसन है ये है हमारा लेसन नंबर 10 और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि इसे ना बिल्कुल भी एक बर्डन की तरह नहीं समझना है। हम इसे एक फ़न की तरह समझेंगे क्योंकि इंग्लिश फ़न ही है। मतलब विश्वास करिए, ऐसा देखो, ऐसा ना कुछ नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से नहीं हो या आप इंग्लिश मीडियम से ही हो मान लो, बट बचपन से ग्रामर कमज़ोर है या हम कभी इंग्लिश बोल नहीं पाते तो हम कभी बोल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब कुछ जो है वो आपके डेडिकेशन, आपकी लगन, आपका धैर्य, आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। इसलिए डरना बिल्कुल भी नहीं है। बस एक बार कोशिश करिए, चलिए एक बार मेरे साथ कोशिश करके देखिए। आपको खुद ही लगेगा ना कि कोई भी बुकिश लैंग्वेज नहीं है। पढ़ेंगे वही सारी चीज़, क्योंकि मैं ग्रामर तो चेंज नहीं कर सकती ना, बट इसे बहुत ही एक हंसते खेलते रास्ते से पढ़ के हम निकल जाएंगे और आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ, आप कुछ सीख रहे हैं। इसीलिए कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और जो बेस्ट बात है ना इस कोर्स की, हम सब कुछ हिंदी में सीखेंगे, मतलब अंग्रेजी को हम हिंदी में सीखेंगे। और आज का, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है देयर इज़ नो नीड टू। देखो, देयर इज़ नो नीड टू ना जब भी आपके वाक्य में आएगा तो इसका मतलब होता है कि ज़रूरत नहीं है। कैसे? इसके पहले ये एक थोड़ा बेसिक मीनिंग है जिसे आप हमेशा याद रखिए, इसलिए मैं इस पेज को हमेशा मर्ज कर दिया करती हूँ। देखो, जब भी आपके ये ना मतलब आपको कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करने में मदद करेगा। जब भी आपके वाक्य में कब या जब आता है तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। मतलब कब और जब का जो इंग्लिश होता है ना वो व्हेन होता है। कहाँ और जहाँ का जो इंग्लिश है वो वेयर होता है। क्यों का वाई होता है। क्या के लिए व्हाट का यूज़ करते हैं। कैसे के लिए हाउ। कौन और किसे के लिए हु। किसको और जिसको दोनों के लिए हुम। एंड किस तरह से के लिए सम हाउ। इसे आप याद रखेंगे तो थोड़ा इजी होगा। और आज का जो हमारा रूल है वो है रूल नंबर 10, जिसमें हम बात करने वाले हैं देयर इज़ नो नीड टू के बारे में। देखो, देयर इज़ नो, सबसे पहले देयर इज़ नो नीड टू जो है उसका हिंदी मीनिंग होता है ज़रूरत नहीं है। तो कहीं भी आपके वाक्य के अंत में मान लीजिए जब भी आ रहा है ना ज़रूरत नहीं है, कोई हमें इस तरह का वाक्य बोल रहा है या सेंटेंस बोल रहा है जिसमें लास्ट में आ रहा है ज़रूरत नहीं है, तो आपके माइंड में जो सबसे पहली चीज़ क्लिक करनी चाहिए वो ये है कि अच्छा, देयर इज़ नो नीड टू का यहाँ यूज़ होने वाला है। उसके साथ अब देखो, यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा रूल नहीं है, कोई एस नहीं लगने वाला है, कोई आईएनजी नहीं लगेगा। तो इन सब चीज़ों को भूल जाइए, क्योंकि ऐसा कुछ होता तो मैं यहाँ लिख देती। आपको यहाँ बस करना क्या है कि देयर इज़ नो नीड टू लिखिए और उसके बाद आपके वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है, मतलब जो भी वर्ब है, उसे लिख दीजिए। बस इतना सा इसका नियम है और आप देयर इज़ नो नीड टू का यूज़ करना सीख जाएंगे। कैसे? जैसे मेरा पहला एग्जाम्पल है, वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि अच्छा, ज़रूरत नहीं है, हमने इसके बारे में पढ़ा था। आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि हाँ, देयर इज़ नो नीड टू लिखना है। यहाँ तक तो हमने लिख दिया। उसके बाद आप अपने वाक्य में क्रिया खोजिए कि क्रिया क्या हो रही है। जाना यहाँ क्रिया है, जाना का होता है गो। सो देयर इज़ नो नीड टू गो और वहाँ का इंग्लिश होता है देयर, तो देयर लिख दीजिए। बस देयर इज़ नो नीड टू के बाद आपके वाक्य में जो भी क्रिया हो रही है आपको बस उसे ही पुट करना है। बस यही यही चीज़ आपको याद रखना है। जैसे मान लो, फिर आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल है, मुझसे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगेन यहाँ ज़रूरत नहीं है, सो देयर इज़ नो नीड टू। और उसके बाद यहाँ बात करना का इंग्लिश होता है टॉक, जो कि आपकी क्रिया है इस वाक्य की। सो हमने यहाँ लिख दिया टॉक। और मुझसे यहाँ जो बोला जा रहा है वो बोला जा रहा है मुझसे। सो टू मी, देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू मी। ओके, नेक्स्ट, ये काम करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से आया ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू। उसके बाद यहाँ देखो, यहाँ आपका काम जो है ये क्रिया नहीं है, काम को आप कर रहे हैं ना, वो क्रिया था। तो और देखो, करना का इंग्लिश होता है डू, इसलिए हमने यहाँ डू लिखा है। और यह का इंग्लिश होता है दिस, और काम जो है आपका वर्क। ठीक है, सो देयर इज़ नो नीड टू डू दिस वर्क। अगेन, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़, देखो ये सब में बहुत कॉमन स्टेटमेंट है ना,
कि इससे हमारी लड़ाई वड़ाई हो जाती है तो फिर हम लोग कहते हैं ना उससे बात मत करो, उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है। जब इस तरह से आए तो आपसे दिक्कत नहीं होगी, आपके माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि देयर इज़ नो नीड टू लगाना है। उसके बाद आपके वाक्य में क्रिया क्या है, क्रिया जो हमारा है वो टॉक है। किससे? उससे। उससे के लिए हिम का यूज़ होता है, ही के लिए हिम यूज़ करते हैं, सी के लिए हर यूज़ करते हैं, दे के लिए देम यूज़ करते हैं। ये मैं ना आपको अलग से पढ़ा दूंगी, अभी के लिए याद रखिए यहाँ उससे है इसलिए हमने यहाँ हिम यूज़ किया। सो देयर इज़ नो नीड टू टॉक टू हिम। उससे पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू। यहाँ आपका जो क्रिया है वो पूछना है, तो पूछना का जो इंग्लिश होता है ना वो आस्क होता है। और किससे? उससे, इसीलिए हमने यहाँ हिम लिखा। सो देयर इज़ नो नीड टू आस्क हिम। बासी खाना खाने की ज़रूरत नहीं है। सो अगेन देयर इज़ नो नीड टू। अब देखो यहाँ एक खाना है और एक खाने, देखो जो आपका क्रिया क्या हो रहा है, एक क्रिया वाली जो हो रहा है खा रहे हैं हम, एक वो खाना है। सो उसके लिए हम ईट का यूज़ करते हैं। खाने के लिए इंग्लिश होता है ईट, और एक जो खाना होता है जिस खाना को हम खा रहे हैं तो खाना के लिए फूड होता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत कर देना, मत लिख देना देयर इज़ नो नीड टू फूड स्टेल ईट, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ लिखना है, हमेशा मैंने क्या बोला है कि देयर इज़ नो नीड टू के बाद आपका वर्ब आना चाहिए, और आपका वर्ब है ईट। सो देयर इज़ नो नीड टू ईट। बासी का होता है स्टेल, एंड फूड का मतलब खाना, सो स्टेल फूड, बासी खाना। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जब कभी लोग हम पे चिल्लाते हैं ना उसका इंग्लिश होता है साउट, साउट। एंड जब कोई चीखता है, मतलब हम पे ही कोई चीखता है या हम चीखते हैं, तो इसका इंग्लिश होता है स्क्रीम। तो दोनों में अंतर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो मुझ पर चीखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई बात मुझ पर, हम लोग ऐसे कहते हैं ना, मुझ पर चीखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो याद रखिए, ज़रूरत नहीं है, देयर इज़ नो नीड टू। आप अब अपने वाक्य में क्रिया खोजिए। आपका क्रिया है चीखना, चीखना का हो गया स्क्रीम। SES ING नहीं लग रहा क्योंकि हमारा रूल ये सब कुछ कहता ही नहीं है। हमारा रूल तो बस इतना कह रहा है कि भाई आप देयर इज नो नीड टू लिखे और उसके बाद जो भी वर्ब है क्रिया का वो लिख दीजिए, सिंपल, और कुछ नहीं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। तो आप देयर इज नो नीड टू स्क्रीम, चीखना का इंग्लिश होता है, ठीक है। देखो मुझ पर का मीनिंग क्या होता है ना, मी तो हो गया मुझ पे, पर के लिए यहाँ एट लगेगा। जब भी मुझसे रिलेटेड कुछ है तो एट लगाइएगा, ऑन मत लगाइएगा। अगर आपने ऑन में लिखा ना तो वो गलत इंग्लिश है, ऑन नहीं लगेगा। इसे कहीं आप नोट डाउन कर लीजिए अलग से। देयर इज़ नो नीड टू स्क्रीम एट मी, मेरे पे चीखने की ज़रूरत नहीं है या मुझ पर चीखने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एक ही बात है। देयर इज़, फिर मुझ पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। अगेन ज़रूरत नहीं है के लिए हमने लिखा देयर इज़ नो नीड टू। चूँकि यहाँ आप चिल्लाना हमारा क्रिया है तो साउट। अगेन मुझ पर, एट मी, ठीक है। तो देयर इज़ नो नीड टू साउट एट मी, ऑन मी मत लिख देना, ऑन मी गलत इंग्लिश होता है। उसके बाद मुझ पर हंसने की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड टू, यहाँ आपका जो क्रिया है वो है हंसना, हंसना का इंग्लिश होता है लाफ। और यहाँ फिर से एट मी, ऑन मी नहीं, ऑन मी गलत हो जाएगा, एट मी सही इंग्लिश होता है। सो देयर इज़ नो नीड टू लाफ एट मी। जब भी मुझ पर वाली बात आएगी आप हमेशा एट का यूज़ करिएगा। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल देते हैं, मैं गाने में अच्छी हूँ, सो आई एम गुड एट सिंगिंग, ठीक है। मतलब मुझसे रिलेटेड कुछ भी चीज़ होता है ना तब वहाँ ऐट लगाते हैं। अब उससे इसके साथ मत ऐड कर देना, वो अलग एग्जाम्पल था, अलग टॉपिक था, बट मैं मुझ का कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ इसलिए मैं कह रही हूँ यहाँ ऐट होगा, ऑन नहीं होगा। मुझ पर ये फेंकने की ज़रूरत नहीं है। अगेन देयर इज़ नो नीड टू, फेंकना का इंग्लिश होता है थ्रो, जो कि आपका इस वाक्य में क्रिया है। और यह फेंकना किस पे? मुझ पे, तो यहाँ फिर से ऐट होगा, ऑन मत लिखना, ऐट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हो गए हमारे। कुछ जो नोट है याद रखिए, देखो यहाँ तो मैंने नोट किया है, ये मुझ पर का एट मी यूज़ होता है, ऑन मी नहीं लिखते हैं, वो रॉन्ग इंग्लिश होता है। चिल्लाना का इंग्लिश होता है साउट, और चीखना का होता है स्क्रीम, ठीक है। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपको सेंटेंस फॉर्म करने में ज़्यादा ईजी होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक यू। और देखो जो मैं एक बात कह रही थी कि ये वाली चीज़,
इसे ना ध्यान रखो, ये बहुत छोटी सी आपकी चीज़ है। इस चीज़ों को, इसका इंग्लिश जान के रखोगे तो वाक्य को फॉर्म करने में ईज़ी होगा, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सोचा कि एक प्रोनाउंसिएशन का कोर्स स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम बहुत सारे अपने डेली लाइफ में ना बहुत सारे जो मीनिंग्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, वोकैबुलरी होती है, उसका प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं। बहुत लोग तो प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, मतलब जो लिखा है वही हम बोलते हैं ना, वो ही गलत है। कैसे? इसे वो उस अलग कोर्स में समझेंगे। सो चलो, आज हमारा कंप्लीट हो गया। देयर इज़ नो नीड टू के बारे में हमने पढ़ लिया, और उसके लिए बस बेसिक जो आपको याद रखना था कि जब भी ज़रूरत नहीं है उसके लिए देयर इज़ नो नीड टू। और बस एक चीज़ जो आपको याद रखना है कि आपका जो भी वाक्य में वर्ब है, जो भी क्रिया है, उसे आप लिख दीजिए। हमेशा जब भी मी आ रहा है तो उसके साथ एट लगता है, ऑन नहीं लगता है। मुझ पर के लिए हमेशा एट लगता है, ऑन नहीं लगता है। ज़रूरत नहीं है वाले कॉन्सेप्ट के लिए भी नहीं, कोई भी कॉन्सेप्ट के लिए जहाँ मुझसे वाली बात आई ना, वहाँ एट लगता है। ऑन जो है वो गलत इंग्लिश है, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।